हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं टीम एकलव्य के मेंबर्स डॉक्टर पीयूष दुबे जी लखनऊ से और अपूर्व पाठक जी इलाहाबाद से। और आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा भी हो, चाहे हिंदी नववर्ष हो चाहे अंग्रेजी हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूमरोलॉजिकली भी नंबर्स देखिए, 2023 है तो कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। नंबर्स क्या एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ असर तो करेंगी, है ना। तो डेफिनेटली आपके लिए नया साल बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज और बहुत बहुत शुभ घटनाओं से भरा हुआ हो। और जो भी लोग इस समय एक्सपेक्ट करें नए साल में, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। आज का जो जय चर्चा का विषय है और इसका जो आज मकसद है वो यही है कि आज 31 ऑफ 2022 का लास्ट डे है ना। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि एक तीनों एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं दशम भाव। दशम भाव और अगला जन्म और दशम भाव और कर्म और दशम भाव के बारे में और सारी बहुत सारी चर्चाएं कि दशम भाव क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत मैं ही कर देता हूँ दशम भाव से, तो फिर आप लोग आगे बढ़िएगा धीरे धीरे। मैं ही कुछ बोल लेता हूँ, शुरुआत करता हूँ, ठीक है। देखिए दशम भाव, मैं एक दिन पीयूष जी से भी बात कर रहा था कि अगर किसी का ट्रू नेचर जानना हो, अगर उसका कोई रियल रिफ्लेक्शन है ना, वो दशम भाव है कि वो करता क्या है, वो कर्म क्या कर रहा है। तो हमें दशम भाव को जरूर देखना चाहिए किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का ट्रू रिफ्लेक्शन देखने के लिए। लगन तो वो है जो आउटर वर्ल्ड को दिखा रहा है वो कैसा है, लेकिन दशम भाव वो है जो उसके कर्म क्या है। और जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वही उसका पर्सनालिटी होता है जो छिपा हुआ रहता है। तो इसलिए दशम भाव आपका ट्रू रिफ्लेक्शन है। और जो जो ग्रह दशम भाव में बैठते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो चलिए, दो लाइंस मैंने आपको बता दी दशम भाव को लेकर के। यहीं से इसी बेस पे चर्चा को आगे लेते हुए हम चलते हैं पूर्व पाठक जी के पास, इन्हीं कुछ लाइंस के लेकर के, और फिर हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और आप सभी के लिए नववर्ष बहुत मंगलमय हो। एक दशम भाव का फाउंडेशन समझना जरूरी है कि दशम भाव आखिर है क्या, हम्म। और उसके उसके लिए कुछ और फाउंडेशन समझना जरूरी है। तो पहले कुछ और फाउंडेशन पे बात करते हैं, फिर दशम भाव पे। हर भाव से जो चौथा भाव होता है वो उसको व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चौथा भाव वाहन का है तो सप्तम भाव जर्नी है। उस वाहन से आप कर क्या रहे हैं? जर्नी कर, हम्म। प्रवास, जो शब्द इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सप्तम भाव मृत्यु का है, तो जो मकर राशि है 10वें भाव में, उसको शमशान घाट माना गया है ना। मैनिफेस्ट हो रहा है अपने से फोर्थ हाउस में, सब कुछ व्यक्त हो रहा है अपने से फोर्थ हाउस में, सब दशम कुछ। भाव में क्रियाकर्म होते हैं आपके, ये बता दूं हाँ लोगों को कि दशम भाव में आपके क्रियाकर्म हैं, कि आपके जी, जो क्रियाकर्म किए जाते हैं एंडिंग में। और यहाँ पे मृत्यु से लिटरली मतलब समझिए कि अष्टम भाव की बात नहीं है। सप्तम भाव मारक है, इसलिए उसको मृत्यु कहा जा रहा है। ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हर जगह से जो आप एक, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, सरावली में ये बात है जहां पंचम भाव को शब्द बोला गया है। हम्म। तो दूसरे भाव से आदमी बोलता है और उसको जो व्यक्त, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो पंचम भाव है, शब्द है। हम्म। हम्म। तो इसी प्रकार लग्न जो है वो दशम से चतुर्थ है। ओवरऑल जो कर्म है, सिर्फ प्रोफेशन या लाइवलीहुड नहीं, ओवरऑल या जो कर्म है वो 10वें में है, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए लगन आ रही है, उसको व्यक्त करने के लिए लगन आ रही है। और आप अपने कर्मों की वजह से ही तो आदमी इस बर्थ हम्म। में आता है, और अपने कर्मों को भोगने के लिए। या इसी प्रकार से 10वें भाव का एक फाउंडेशन, कि 10वां भाव सबसे पहले तो ये उन पूरे कर्मों का लेखा जोखा है जो आप इस बार भोगने वाले हैं। बी हम्म। इट एनीथिंग, कुछ भी हो।
सिर्फ क्रियमण, प्रोफेशन या लाइवलीहुड से मैं इसे जोड़ता नहीं। हाँ, आपका जो क्रियमण कर्म है जो आप इस बर्थ में भी करने वाले हो, आप आपके हाथों से क्या क्या कर्म होने वाले हैं, इवन दो अगर आप आपसे जो पाप कर्म हो रहे हैं इस बर्थ में, उनका प्रायश्चित आप कर पाते हो, या आपके अंदर वो है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हाँ मुझसे ये हो गया, और उसके लिए आप कुछ जो शुभ कर्म करते हैं फिर बाद में, मान लीजिए किसी के हाथ से किसी कुत्ते की मृत्यु हो गई या हत्या हो गई, उसको वो रियलाइजेशन है या नहीं, फिर उसको पूरा प्रायश्चित करने के लिए कितने अच्छे कर्म करता है, उसको उसका रिग्रेट है या नहीं, वो भी दशम भाव से होता है, क्योंकि दशम भाव आपके क्रियमण कर्म है। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो हम कहते हैं कि अम्ला कीर्ति योग हो जाता है। आप व्यक्ति अपने कर्मों से, शुभ कर्मों से, अम्ला मतलब कि शुभ कर्मों से नाम कमाता है। तो दशम भाव में शुभ ग्रहों का होना व्यक्ति के ट्रू नेचर को दिखाता है कि ये व्यक्ति कितना मैनिपुलेट करता है किसी नॉलेज को, किसी कहाँ पर कितना करप्शन कर सकता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी क्या है। इसलिए दशम भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके कुछ पाप कर्म, आपकी कुछ गलतियां कंपनसेट जरूर होती हैं अगर दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो। इसीलिए दशम भाव, मैंने कहा कि हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन है, और पापी ग्रह, राहु जैसे ग्रह हमारी आइडेंटिटी को छुपवाते हैं वहां पे। हमारे कर्म बहुत हिडन रहते हैं, नोबडी नोज की, और हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो माया के अधीन होकर के, जो हमें नहीं करने चाहिए। तो दशम भाव से देखो कि व्यक्ति है कैसा, उसका करेक्टर जानना है तो दशम भाव को जरूर देखे, वो उसका ट्रू रिफ्लेक्शन है। जी। तो दशम भाव को पढ़ने के लिए कई अलग अलग जगहों से पढ़ा जा सकता है, जैसे कि आज की चर्चा में आप पंचम भाव से कह रहे थे, हाँ। मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके छठे भाव पे ले जाता हूँ। छठा भाव प्रारब्ध, बड़ा स्टैंडर्ड ज्योतिष का वो है कि छठा भाव प्रारब्ध, वहां से ये पंचम है, वहां का फ्यूचर है। पंचम किसी भी चीज का भविष्य दिखाता है, हम्म। तो वहां का ये फ्यूचर है। तो अगर प्रारब्ध किए हैं तो उसी 10वें भाव में वहां से फ्यूचर में कर्म आया है, और इस बार बर्थ हुई है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये एक दसम भाव का एक बेस स्टैंडर्ड कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और सबसे बलवान केंद्र माना गया है इसको। ठीक। अब दसम भाव डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज भी दिखाता है। सिंपल, आप ये देखिए कि किस तरीके का ग्रह वहां पर है। बहुत जो प्लैनेट तेज गति में चलते हैं, जैसे चंद्र। अब चंद्र दशम भाव में मौजूद है या चंद्र की राशि है, तो देखिए व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है अपने डिसीजन में। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, बहुत जल्दी जल्दी बदलना। स्लो प्लैनेट्स उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसका डिसीजन। तो एक एक मनस किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, लगन का फंक्शनैलिटी भी वो दिखाता है, कर्म, है ना? कि किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। जो मैं आज एक छोटा सा सारांश लेके आया हूं उस चीज का, वो लोगों के सवाल से जुड़ा हुआ है। दो चीज, कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि सर मैं तो बहुत करता हूँ लोगों के लिए, मगर कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे कर्म की सराहना कोई नहीं करता, मेरा कर्म हमेशा दूसरा क्रेडिट ले लेता है उसका। तो सबसे पहली ये कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। दूसरा, लोगों का ये होता है कि मैं 100 रुपए का काम करता हूं तो मिलता 75 है, मिलता 50 है, मिलता 25 है। ये भी शिकायत होती है लोगों की। और कुछ लोग 25 का काम करते हैं, 100 का रिजल्ट आता है। तो इसके पीछे दशम भाव कैसे काम करता है और दशमेश कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि राशियों के जो डिवीजन है वो तत्वों के आधार पे 4 प्रकार के हैं: अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ठीक है। बड़ा सरल सा चीज बता रहा हूं कि जो दशमेश है उसको लीजिए। जैसे किसी की कुंडली में मान लीजिए शनि, मेष लगन की कुंडली है, शनि दशमेश है। ठीक। वर्ग कुंडली में दशांश में जाइए और देखिए कि वो किस तत्व की राशि में है, अग्नि में है, जल में है, वायु में है या पृथ्वी में है। अगर वो अग्नि में है, काम 25 का किया है, रिटर्न 75 से ऊपर ही रहता है। वायु उसका ऑपोजिट,
काम 25 का तो मिल भी 25 ही रहा है, बढ़ करके नहीं मिल रहा है। जल 100 का काम, मिलना 50। ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो पृथ्वी तत्व राशि में है तो 100 का काम कर रहे हैं, 25 ही मिल रहा है साहब। तो ये जो तत्व है, ये कर्म को आपको जो रिवॉर्ड या रिटर्न, मॉनेटरी गेन्स में अगर आप बात करेंगे तो वो इस तरीके के हैं कि मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ साहब, उसके एवज में मुझे नहीं मिलता। तो तत्वों का ध्यान दें। आपको करना यह है कि लग्न कुंडली से दशमेश को लेना है और दशांश में उसकी तत्व देखना है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये बात समझ में आ गई तो सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दशमेश के ऊपर जितने भी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है। आपने कुछ काम किया, बड़ा सराहनीय काम होना चाहिए, लेकिन पाप ग्रहों से पीड़ित है, आपको क्रेडिट उस काम का नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका एक बड़ा सिंपल सा रेमेडी है कि हमेशा सूर्य को जल देते रहे। वो एनर्जाइज करता है और वही यश और कीर्ति का कारक है। तो सिंपल रेमेडी भी है, सूर्य को जल देना। तो ये मेरी बहुत संक्षिप्त में छोटी सी प्रेजेंटेशन थी आज 10वें भाव पे। बाकी डॉक्टर साहब और इमराज जी अब आगे इस चीज को बताएंगे। चलिए डॉक्टर पीयू जी, दशम भाव पे आपके कुछ विचार किसी चीज को लेकर। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा भी आप कह रहे थे ना कि 10th हाउस आपका क्रिया कर्म है। हम्म। बेसिकली जब आप जाएंगे संस्कृत में, आप देखेंगे कर्म के लिए जो उसके पर्यायवाची या सिनोनिमस वर्ड आए हैं वो आए हैं कर्म, उसमें से क्रिया भी एक है। मतलब हम्म। कर्म को एक्चुअली क्रिया ही कहते हैं। हम्म। तो क्रिया का मतलब ही है कि आप उसको काम करके, उस चीज को करके आप खत्म करना चाहते हैं। हम्म। ना भोगना चाहते हैं, या भोग के या कार्य करके उसको आपको खत्म करना है, तो खत्म करने का मतलब ही ये होता है। तो उसके लिए एक्चुअली वर्ड ही क्रिया आया है। जो हम काम करते हैं, काम कर्मों के लिए एक वर्ड क्रिया भी आता है संस्कृत में। हम्म। और जैसा अभी आप कहते हैं क्रियामान कर्म, बेसिकली अगर इसको दूसरे टर्म्स में हम यूज करें तो कहीं कहीं संस्कृत में आप देखेंगे कुछ जगह पे ये भी वर्ड आता है, दैव कर्म और बलवान कर्म। तो उसमें लिखा गया है कि दैव कर्म जो होते हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, पास्ट लाइफ के। हम्म। और जो आप प्रेजेंट लाइफ में कर्म करते हैं उनको बलवान कर्म, या जिसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं। तो बलवान के मतलब ही है कि ताकतवर। मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपने पुनर्जन्म में पिछले जन्म में जो भी कर्म किए थे अच्छे बुरे, उसकी वजह से आपका जन्म तो हुआ है। बट आज इस जन्म के कर्मों को बलवान कर्म कह रहे हैं, कि मतलब वो ताकतवर हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप पुराने जन्म का प्रायश्चित कर सकते हैं, अगर जो आपने पाप किया है। इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि इस जन्म के कर्म आपके डोमिनेंट होने वाले हैं। आप ये मत सोचें कि पास्ट लाइफ का जो अच्छा बुरा कर्म था वो उस पर ही हमारा लाइफ डिसाइड हो गया। आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि इस जन्म में तो कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए। हम्म। इसीलिए उसको कहते हैं बलवान कर्म। अब कर्मों से बात होती है तो हम 10th हाउस पे ही आ जाते हैं कि जैसा अभी कहा कि 10th हाउस आपका डिसीजन मेकिंग है। 10th हाउस आपका प्रॉमिस भी होता है। 10th हाउस तो आप देखिए, 10th हाउस आपके विजन को भी बताता है। और नॉर्मली जो हम समझते हैं 10th हाउस कैरियर का है, ठीक है। लेकिन 10th को समझने से पहले आप अगर बाकी हाउसेस से उसकी स्टडी करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि 3rd हाउस आपकी पास्ट लाइफ स्किल है। कि 3rd हाउस में बैठे प्लेनेट से आप देखेंगे कि आप पास्ट लाइफ से कौन सा स्किल लेकर आए थे, उससे आपको कैसे नेम और फेम मिलेगा। तो अगर आप 3rd हाउस स्किल है और आपके हाथों का है तो वहां, थर्ड हाँ हाउस। अष्टम भाव, हम्म। हाँ सॉरी अष्टम आता है। तो हम्म। 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी का है। ओके। और कुछ लोग 8th हाउस को ही पास्ट लाइफ का लेते हैं, कि बताते हैं कि 8th हाउस आपका डीएनए है। हम्म। हालांकि 9th हाउस पास्ट का होता है, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं 8th हाउस आपका डीएनए रिप्रेजेंट करता है। तो 3rd हाउस से 8th है, 8th हाउस लॉन्जिविटी है। कि आप कितनी, कुछ लोग होते हैं ना गॉड गिफ्टेड स्किल लेकर आए, और हम हम्म। समझते हैं कि नहीं नहीं वो तो बाई बर्थ ऐसा टैलेंट लेकर आया था इसीलिए वो आगे निकल गया। अक्सर मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कंप्लेन करना, शिकायत करना इंसान का एक नेचर है। कि हम्म। भाई वो तो ऐसे थे, उनको तो ये हेल्प मिल गया, वो सपोर्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। जो आपका 3rd हाउस का स्किल है, जिसको आप पास्ट लाइफ स्किल कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं ना, वहां से 8th है 10th हाउस। 8th हाउस लॉन्जिविटी, डेथ लॉन्जिविटी जिसको कहते हैं। कि मतलब जो भी स्किल है आपके पास उसकी लॉन्जिविटी तभी तक है, वो तभी तक आपके साथ रहेगी जब आप 10th हाउस में कर्म करेंगे।
आपके पास कितना भी गॉड गिफ्टेड स्किल है, आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो स्किल यूजलेस है। इसीलिए वो मतलब कहावत है मेहनत ना। से आप भी मतलब मेहनत से आप भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये कंप्लेन करने वाला हैबिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो कहावत भी है ना एक, हम्म। कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज डजंट सरवाइव, कुछ ऐसा है, कुछ है। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट पीयूष जी ने मिस मिस कर दिया, या बोलना चाह रहे थे, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर तीसरे भाव को ही 10वें से स्टडी किया जाए तो वो वहां हाँ, से ठीक छठा बात है। है वही ना। मैं कहने तो वाला वो प्रारब्ध, इसीलिए था। मैंने कहा हाँ। कि वो लाइन ऑफ थॉट शायद पीयूष जी का छूट गया, वो उसका प्रारब्ध है। आपने मेहनत कर रखी है इतना उस टैलेंट के पीछे, हम्म। और इस बार शायद वो आपको विरासत में मिला हुआ है, या आप उसको विरासतन इस्तेमाल करने वाले हैं। हम्म, वहां से स्टार्ट। मैं उसी पे आने वाला था अभी। जी जी इसीलिए आप जी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं केतु आपका पास्ट लाइफ स्किल है। लेकिन कितना भी पास्ट लाइफ स्किल हो, लेकिन अगर आप इस लाइफ में मेहनत नहीं करेंगे तो वो स्किल किसी काम का नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो आपको एक हिंट मिल सकता है कहीं से, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, बट करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गई कर्मों की बात। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि, आज ये भी मिथ दूर कर देते हैं कि नाइन्थ हाउस हमारे पिता का है, कुछ लोग कहते हैं टेंथ हाउस हमारे पिता का है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग नाड़ी पे बात भी करते हैं कि टेंथ हाउस फादर का है, तो नाड़ी कभी लगन से लेती ही नहीं है टेंथ हाउस को। नाड़ी में जब भी लिया जाता है तो जुपिटर को लगन बना के लिया जाता है। तो जो है भी अगर टेंथ हाउस फादर का, तो जुपिटर से टेंथ हाउस से, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। हम्म, कुछ लोग अच्छा ये भी लॉजिक देते हैं कि नहीं, फोर्थ से सेवन्थ है, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है तो उनके स्पाउस का है, सेवन्थ हाउस मतलब वहां से फोर्थ से सेवन्थ मतलब टेंथ हाउस, इसलिए वो फादर का है। तो ये भी लॉजिक पूरी तरह नहीं सही। आप देखिए, जब भी आपको फादर को देखना, आप नाइन्थ हाउस देखिए। क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि हाउस का मतलब होता है भाव। आपके 12 भाव आपकी भावनाएं बताते हैं। तो नाइन्थ हाउस या नवा भाव बता रहा है पहली बात तो आप फादर को लेके क्या सोचते हैं। आप दो बच्चों के चार्ट में नाइन्थ हाउस में अलग अलग साइन और प्लेनेट आएंगे। फादर सेम है, एक बहुत अटैच है बच्चा अपने फादर से, दूसरा डिटैच है। क्यों? क्योंकि दोनों के चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन, फादर भले सेम। जब टेंथ हाउस की बात करते हैं तो टेंथ हाउस बेसिकली फादर का नहीं है। जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि फोर्थ से सेवन्थ है, मदर के स्पाउस का है, हाँ वो ठीक है, मदर के स्पाउस का है। लेकिन आप ये सोचिए कि फोर्थ से सेवन्थ है टेंथ हाउस, 10वां भाव, मतलब आपके मदर के स्पाउस का, यानी रिलेशनशिप का। तो वो ये बता रहा है कि आपके मदर की क्या भावना है अपने रिलेशनशिप को लेके, वो क्या सोचती हैं अपने स्पाउस के बारे में। आपके फादर आपके मदर के स्पाउस है, तो आपकी मदर क्या सोचती हैं अपने अपने हस्बैंड को लेके, अपने स्पाउस को लेके। ये जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही सोचें। हो सकता है मद पेरेंट्स के रिलेशन बहुत अच्छे हों लेकिन आपके नहीं है उतने अच्छे। तो ये डिफरेंस है। जो लोग ये कहते हैं नहीं फोर्थ से सेवन्थ है तो हम टेंथ हाउस फादर का ले लेंगे, बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि हो सकता है मदर अपने बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स के रिलेशन नहीं अच्छे होते, भाई मदर नहीं अच्छा फील करती फादर को लेके, या मदर का उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, बच्चे का बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो बेसिकली नेटिव के चार्ट में नाइन्थ हाउस ही फादर का है। जो ये फोर्थ से टेंथ हाउस सेवन्थ आ रहा है, ये बात ठीक है, ये मदर के रिलेशनशिप को बता रहा है, मदर क्या सोचती हैं अपने स्पाउस को लेके। क्यों? क्योंकि जो आपके फादर हैं वो किसी के स्पाउस भी हैं, आप ये ना भूलें। हम्म, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं टेंथ से देखो तब भी काम करता है, नाइन्थ से देखो काम तो करेगा ही करेगा। आपका चार्ट है ओवरऑल सारा, आपका लाइफ है, तो कहीं ना कहीं काम करेगा ही। तो डिफरेंस ये है। हाँ मतलब आप देखिए ना, आप लगन से देखें तो भी पर्सनैलिटी निकल आएगा, जुपिटर से देखें तो भी निकल, तो कुछ ना कुछ आता ही है। निकल भाई तो उसी कुछ। 12 हाउस में नाचना है तो कैसे नहीं निकलेगा। बिल्कुल बात लेकिन सही। आप ये पॉइंट सोचिएगा कि कभी कभी पेरेंट्स के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं आपस में, बच्चों से रिलेशन नहीं अच्छे हैं। कि हम्म, बच्चे का थॉट कुछ और है आपको लेके। कभी हम्म, कभी बच्चों के रिलेशन अच्छे होते हैं, बट आपस में दोनों पेरेंट्स के नहीं अच्छे होते, बच्चे की वजह से जुड़े हुए हैं बस साथ में। तो ये है बेसिकली कि वो आपका भाव है, फीलिंग। हम्म, बिल्कुल तो सही। ये सोचने वाली बात है। और जैसा भी अपूर जी ने कहा ना कि हम हर टेंथ हाउस को और भी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप टेंथ हाउस को स्टडी करें ना, तो आप नाइन्थ से शुरू करें। हम्म, तो जैसे सेवन्थ हाउस मारक होता है, वैसे ही सेकंड भी मारक होता है। और सेकंड हाउस सस्टेनेंस का भी है। तो जब आप नाइन्थ हाउस धर्म की बात करते हैं, उसके लिए मारक है टेंथ हाउस। अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो धर्म तो चल ही नहीं सकता। टेंथ हाउस का मारक है 11th हाउस, अच्छे कर्म नहीं होंगे तो अच्छा फ्रूट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा।
और 11 के लिए मारक हो गया 12th हाउस। तो बेसिकली आप देखिए जो 10th हाउस है ना, वो आपका इसीलिए कहते हैं ना 10th हाउस पे सन दिग्बली होता है। 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। धर्म और फ्रूट और जो कुछ भी है वो तभी टिकेगा जब कर्म होंगे, कर्म नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी आपने कहा था क्रिया ना, जो 10th हाउस में राशि आती है मकर राशि, ठीक। आप उसको देखेंगे, उसके लिए वो वैदिक टर्म यूज होता है मकर के लिए, उसको कहते हैं नकर, ना कि मकर। हम्म। नकर का मतलब क्या है? नहीं करना है, लेकिन हम करते हैं। आप हम्म। एक चीज नोटिस करेंगे, कभी भी कोई आदमी ज्यादातर अपने कैरियर में सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, लेकिन वो मजबूरी में काम कर रहा है, क्योंकि उसका नाम ही है नकर, कि बिल्कुल करना यही। नहीं चाहता बट करना पड़ रहा है उसको, अभी मैं उसके यहाँ पे, कर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को यहाँ पे कुछ क्लियर कर देता हूँ। कालपुरुष कुंडली में नवम भाव जो है गुरु का है, और जी गुरु जाकर के जीव यानी कि जाकर के डेविलेशन में जाता है मकर में, यानी अपने से सेकंड हाउस में। नकर आपने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी करते हैं क्यों? क्योंकि जीव कर्म से बंधा हुआ है। जी जीव कारक गुरु कालपुरुष कुंडली के दशम भाव में नीच का होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ही यही है कि जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ है। वो चाहकर भी नहीं करना चाहता, फिर भी करता है। तो इसलिए दशम भाव हमसे बहुत सारे पाप करवाता है, इसीलिए बृहस्पति वहां डेबिलेटेड हो जाता है जाकर के, अच्छा नहीं रिजल्ट देता है। क्योंकि जब आप जॉब जी पे जाते हैं ना, नौकरी करने जाते हैं, क्या होता है कि आपको नहीं पता आप उस वहां पे क्या कर रहे हैं। आप होटल में काम कर रहे हैं, पता नहीं आप किसी को क्या क्या खिला रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप चाहकर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उस कर्म से बंधे हुए हैं। तो जीव अपने कर्मों से बंधा होता है। जुपिटर द कालपुरुष कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड, जो कि हमारे नाइन्थ हाउस जो पास्ट लाइफ का है, जीव कारक गुरु वो दशा में नीच हो रहा है। यही सबसे बड़ा एक रीजन है कि जीव अपने कर्मों से बंधा होता है। और नाइन्थ हाउस हमारा पास्ट लाइफ का है, तो धर्म का है। धर्म आप देखिए क्या होता है कि दशम भाव यानी कर्म की वजह से ही उसको कुछ दिक्कतें होती हैं। क्योंकि आप जैसा, क्योंकि आप कर्म से बंधे हो, आप जॉब पे जा रहे हैं, वहां पे पता नहीं कैसा काम आपसे करवा रहे हैं, आप क्या मजबूर होके क्या कर दे रहे हैं। कर्म के चक्कर में बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार लोग कैसे होते हैं कि वो, उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है भाई, वो करना नहीं चाहते, वो ना धार्मिक है, रॉबिन हुड टाइप के जो लोग होते हैं, भला करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ परिस्थिति और कर्म के वशीभूत होकर के लूट लिया, करप्शन कर लिया। जैसे होते हैं अच्छे लोग किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उन्हें भी उसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बनना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ उनके हाथ से गलत कर्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सस्टेन करना है। तो आप कर्म से बंधे होते हैं। तो ये जो आपने बोला ना कि नकर मतलब नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और और दूसरा, हम अगर दूसरी तरीके से भी देखें तो कैप्रिकॉन को कहते हैं मकर राशि, शमशान घाट। तो आप ये भी देखें, उसके लिए हम कहते हैं मकर। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ें तो मकर का मतलब होता है मरकर। तो हम्म। आपके जिस हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए या 10th हाउस में जो साइन है प्लेनेट आ जाए, वो काम आपको मरकर भी करना पड़ता है, इच्छा हो चाहे ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कैप्रिकॉन सेजिटेरियस वालों के लिए सेकंड हाउस में आता है। फैमिली से अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, क्रेडिट मिले ना मिले, बट कैप्रिकॉन वो सेजिटेरियस वाले फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न है, शनिदेव, उनके एक पैर में प्रॉब्लम थी ना। कैप्रिकॉन वाले हाउस में ना जो साइन या प्लेनेट आ जाएगा, वहां हमेशा आप एक पैर पे खड़े रहते हैं, कि उस पर्टिकुलर हाउस के नेटिव रिलेटिव या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इतने आप इनसिक्योर होते हैं। हम्म। सेजिटेरियस वाले हमेशा एक पैर पे खड़े रहेंगे, परिवार को कोई प्रॉब्लम आए इसके पहले ही मैं इसको सॉल्व करूँ। क्यों? क्योंकि आपको मर के भी करना है वो काम, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, बट करना है। ये इसी तरह 10th हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाएगा, आप हमेशा नोटिस करेंगे वो काम आपको पसंद हो चाहे ना हो। इसीलिए कैरियर में परेशान रहते हैं ना भाई, मजबूरी है, पैसा कमाना है तो काम तो करना ही है, और क्या कर सकते हैं। हम्म। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम होता है। अब कुछ लोगों ने इसे, हालांकि कर्म एक बहुत ब्रॉड टर्म है, हम उसको क्या ही डिफाइन करेंगे, लेकिन आज के मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग समझते हैं कैरियर। तो ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है कि 10th हाउस से हम कैरियर निकाल लेंगे। देखिए 10th हाउस का रोल होता है आपके कैरियर में, लेकिन जब आप जाएंगे ना, तो 10th हाउस बेसिकली बताता है आपका काम करने का तरीका। जैसा अभी अपूर्व जी ने कहा, वेल्थ आएगी कि नहीं आएगी वो तो D10 से पता चलेगा, या और भी बहुत सारे हाउस हैं। लेकिन 10th हाउस लगन से वो ये बताएगा कि आपके काम करने का तरीका क्या है। जब आप जातक पारिजात में जाएंगे तो वहां पे एक श्लोक आया, उसमें एक वर्ड यूज हुआ, अथ जीविको योगा। तो जीविका यानी जीविकोपार्जन, जिसको हम कहते हैं लाइवलीहुड, जीवन कैसे चलेगा, जीविका चलाएंगे हम, रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। तो जब आप जीविका वर्ड यूज देखेंगे तो उसमें दो वर्ड आए, जीव और का।
जीव वर्ड यूज हुआ है जुपिटर के लिए, क्योंकि आप हैं जीव। वेल्थ और पैसा तो आप ही को कमाना है, कर्म तो आप ही को करना है। और का वर्ड लेते हैं ब्रह्मा जी के लिए, तो ब्रह्मा को रिलेट करते हैं ब्रह्मा जी को शनि देव से। और 10th हाउस का लॉर्ड कौन है काल पुरुष के चार्ट में? सैटर्न। मतलब वो जो जीविका वर्ड आया है ना, वो जुपिटर और सैटर्न के लिए आया है। जुपिटर जीव और सैटर्न कर्म, हम्म। yes, 10th हाउस में। बिल्कुल। ये उन्होंने जब वर्ड यूज किया तो वहीं पे उन्होंने एक श्लोक दिया है, जब आप वेल्थ की बात करते हैं, कि हमें कौन सा 10th हाउस देखना चाहिए, कि हमें वेल्थ कहाँ से आएगा। तो उसको काफी बड़ा श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्थात्पत्ति पितृ जननी सपत्नी मित्र भातृका, पितृ भातृका जना ही वाकाराध्य। मतलब अब वो क्या कहते हैं कि अर्थात्पत्ति मतलब ऑप्टेन यानी पाना। ठीक है। एक बार तो कहते हैं 10th हाउस में बैठे प्लेनेट बताएंगे कि आपको वेल्थ कहाँ से मिलेगी, फादर से मिलेगी, मदर से मिलेगी, अपने शत्रु से मिलेगी, मित्र से मिलेगी, डिपेंड करता है। तो हालांकि पूरा श्लोक मैंने नहीं लिया, जब इसी श्लोक को आप आगे जाएंगे ना, तब उन्होंने इसी में बताया है कि एक्चुअली वेल्थ के लिए आपको कौन सा हाउस देखना चाहिए। तब वो कहते हैं लगन से 10th हाउस बेसिकली बताता है कि आपके काम करने का तरीका क्या है, बस ये। पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात है। पैसा देखना है बेसिकली ना, तो आप मून से 10th देखिए, और होरा लगन से देखिए। होरा लगन से 10th हाउस में जिसके सबसे ज्यादा फायरी प्लेनेट हो, वो उतनी ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। तो जब हम 10th हाउस में बैठे प्लेनेट को डिस्कशन करेंगे, तो वो बताता है कि आपके काम करने का तरीका और आपका विजन क्या है, आपका जो है डिसीजन मेकिंग कैसा है। जैसा अभी उन्होंने कहा पूर्व जी ने, आप कभी भी देखिए मरकरी एफ्लिक्टेड हो या 10th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, इंसान फिकल माइंडेड हो। क्योंकि 10th हाउस आपका फोकस बताता है, आप कितने फोकस होके काम करते हैं। 10th हाउस आपका अच्छा है तो इंसान कोई काम शुरू करेगा तो उसे खत्म करेगा। 10th हाउस एफ्लिक्टेड है, 10th लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड है, इंसान काम तो शुरू कर देगा, खत्म नहीं करता। 10 काम शुरू कर दिए। लैक ऑफ फ्री विल आता है अगर आपका 10th लॉर्ड अफ्लिक्टेड होता है, 10th हाउस अफ्लिक्टेड होता है, कैप्रिकॉन अफ्लिक्टेड होता है, तो लैक ऑफ फ्री विल आता है, आदमी करना नहीं चाहता, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, टालता है चीजों बिल्कुल। को। लैक ऑफ फ्री विल कि आता है। बिल्कुल, अब मरकरी 10th हाउस का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। अगर मरकरी एफ्लिक्टेड है, 10th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, आप देखिए इंसान बहुत फिकल माइंडेड हो। 10th हाउस में मेलेफिक प्लेनेट है तो भी ऐसे होगा, स्टेबल नहीं है थॉट प्रोसेस उसका। काम शुरू कर दिया, 4 काम शुरू कर दिए, खत्म एक भी नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। तो ये बेस एक सूत्र मैं यहाँ पे और दे दूं लाल किताब का, कि लाल किताब में एक सूत्र आता है कि जब 10th हाउस में राहु हो ना, तो अब आप उन्होंने देखिए कितना डेप्थ में बात कही काल पुरुष के हिसाब से, कि अगर 10th हाउस में राहु है तो सूर्य आपका कहीं भी हो चार्ट पे, उस पर वो ग्रहण लगा देगा। 10th हाउस का राही और राहु आपका सन कहीं भी बैठा है चार्ट में, उसको प्रॉब्लम देगा। अभी कितना गहरा सूत्र उन्होंने कहा है। लेकिन इसका आप डेप्थ समझेंगे तो ये डेप्थ आया जो अभी अपूर जी कह रहे थे, कि 10th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो आप काम तो कर रहे हैं, उसका क्रेडिट उतना नहीं मिल रहा है। तो सूर्य आपके नेम और फेम का कारक है, राहु एक डायर मेलेफिक है, इल्यूजन चीटिंग का कारक है। 10th हाउस में राहु बैठ गया तो उसने आपके नेम और फेम को ग्रहण लगा दिया। कितना भी आप काम कर रहे हैं, आपको वो फेम नहीं मिल पा रहा है। तो 10th हाउस राहु वालों के लिए सूर्य कहीं भी बैठ जाए ना, वो उनके लिए सूर्य पे ग्रहण होगा उनके लिए। बिल्कुल। प्राइम प्रॉब्लम फेस से तो हम बाकी ये प्लेनेट भी देंगे। जी। प्राइम फेस से हम ये कह सकते हैं, ये अच्छा, अब राहु ग्रहण लगाता है और जी। नेम फेम में कहीं ना कहीं, या आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर लगते रहते हैं, ब्लेम लगते रहते हैं, झूठे ब्लेम लगते रहते हैं। कुछ किया नहीं फिर बिल्कुल। भी लोग उसको जो है अपयश उसको जो है मतलब उसके लिए क्रिएट करते रहते हैं, अगर राहु 10th हाउस में हो। कई बार देखिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी उनके ऊपर ब्लेम आ रहा है, हाँ। राहु 10th हाउस ब्लेम लगा देता है। एक्चुअली इस तरीके से राहु दशम भाव में बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन के चार्ट में मिलता है इसीलिए, क्योंकि राहु दशम भाव में उनके क्रम क्रियावन कर्म यानी कर्म में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करवाना, बोलना, स्वीट टॉक्स और डिप्लोमेटिक होना, थोड़ा सा राहु की वजह से होते हैं ये लोग, राहु अगर 10th हाउस में हो तो। हालांकि थोड़ा सा मैं दशम भाव के बारे में बोलूँ कि आपके, देखिए पंचम भाव से आपका फ्यूचर लाइफ देखा जाता है, या आपकी संतान देखी जाती है जो आपका फ्यूचर है। तो आपके अगले जन्म में, यानी आपके भविष्य में जो आपका प्रारब्ध बनेगा वो होता है दशम भाव, यानी जो आप क्रियमण कर्म करते हैं, यानी जो भी आप खराब कर्म करते हैं, वो अगले जन्म में आपका प्रारब्ध बनेगा, यानी आप उस कर्म से बंधेंगे अगले जन्म में, क्योंकि वो आपका छठा बन जाएगा। हमारा छठा भाव
इस लगन में, मान लीजिए आपका मेष लगन है तो छठा भाव वर्ग हो गया, तो आपका प्रारब्ध को दिखाता है ना, कि जो टल नहीं सकता, जो आप करते ही करते, जो आपकी पर्सनालिटी में भी आता है, जो आपके काम में भी आता है, जो आपके वेल्थ में भी आता है, जिस जिस ग्रह का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा ऋण होता है ना, जो आप करने आए हैं, 6th हाउस प्रारब्ध। तो अगले जन्म में जो 6th हाउस मिलेगा वो आपका दशम भाव होता है, क्योंकि पंचम से छठा पड़ता है। तो इसीलिए आपका फ्यूचर ही खराब हो गया अगर आपके दशम भाव में मैलेफिक्स बैठे हैं और आप बहुत करप्टेड हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और आप कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं किसी भी चीज का, है ना। और आपसे जो भी बुरे कर्म होते हैं वो सब उनका प्रायश्चित नहीं करते हैं। देखिए 10th हाउस में जब अच्छे प्लैनेट होते हैं तो व्यक्ति के हाथों से कुछ भी कर्म हो जाता है खराब, तो प्रायश्चित जरूर करता है और वो अपने शुभ कर्म कमाता है अगले जन्म के लिए। तो आपके क्रियमण कर्म आपके दशम भाव से देखे जाते हैं, जो कि आप आपका प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म में, यानी पंचम से छठा भाव, जो कि आपकी संतान का भी छठा भाव है, तो कनेक्टेड है, आपका संतान आपका फ्यूचर है। जी। एक कंफ्यूजन जो 9वें और 10वें का है, हम्म। और पिता को लेकर के, तो उसमें मैं भी जी। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करता हूँ कि एक शब्द है बीपीएचएस में ही 10वें भाव में ही, पितु। तो पितु शब्द को कई लोगों ने, कई स्कॉलर्स ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो पिता के लिए ही दिया है। 10th हाउस फॉर फादर, 9th हाउस, ये तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का भी थोड़ा सा डिबेट का विषय है कि एक तो ये, दूसरा जो गुरु के नीच होने की बात भी जो आपने कही, ये जो फंडामेंटल है, यही मेरी पहली टेक्निक का बेस कि गुरु जो रिवॉर्ड कर रहे हैं, है ना, रिवॉर्ड जिससे मिल रहा है, 10वें भाव में गुरु भी एक कारक है। जो रिवॉर्ड, जो आपको प्रमोशन, तरक्की, ये चीजें मिलती है ना, वो गुरु के ही डोमेन का हिस्सा है। उनका जो मकर में, आप देखिए मकर और मकर के त्रिकोण में सब पृथ्वी तत्व राशि है, हम्म। और इनको कलयुग राशि माना गया है। तो कलयुग राशि में ये कहते हैं कि जो बैल है वो सिर्फ एक पैर पे खड़ा है, इसीलिए मैंने कहा 100 रुपए की मेहनत करो और 25 रुपए ही रिटर्न मिलता है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों, करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर उनका दशमेश कुंडली का पृथ्वी तत्व राशि में दशांश में बैठा हो तो। ये बिल्कुल। पूरा उस बेस का हिस्सा था। और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत चलती है, जैसे अभी हिमराज जी कह रहे थे कि पंचम भाव आपका पुत्र और आपका फ्यूचर, और छठा भाव वहां से प्रारब्ध, है ना, वहां का प्रारब्ध, तो आप जो कर रहे हैं वही आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो हमारे यहाँ की एक देसी कहावत है, और मेरे पिताजी बहुत उसको कहा करते थे कि बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। तो जैसे जैसे जो पिता कर्म करता है, अगर हम ऐसे लूजली लें, मैं भी क्योंकि 10वें भाव से भी फादर का रीडिंग या उनके एक्चुअली डेथ वगैरह की टाइमिंग वगैरह में मैंने 10th हाउस का बड़ा रोल पाया है, दो मारक है लेकिन फिर भी वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। तो आप देखें कि जिस तरीके के कर्म फादर के होते हैं, है ना, उसी तरीके के बच्चों को भी वही चीजें रीप करनी पड़ती है। तो कर्म आपका 10th हाउस और 5th हाउस कहीं ना कहीं अटैच है। कनेक्टेड। जिस प्रकार के आप खेती में बीज लगा रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट तो आपको वही मिलने वाला है ना। आम बोएंगे तो आम ही पाएंगे, बबूल बोएंगे तो बबूल पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा। और चलिए हम प्लैनेट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि केतु अगर दशम भाव में हो तो आप देखिए, केतु मुक्ति चाहता है, कर्म नहीं करना चाहता। तो आप देखिए वो केतु दशम भाव में हो तो ये एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपके कर्म में ब्रेक लगाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और क्रियमण कर्म क्रिएट ना करें। इसलिए केतु मोक्ष का कारक है, क्षय का कारक है, मतलब कम ही करता है, खत्म करता है, ब्रेक देता है। तो केतु दशम भाव में हो तो इंस्टेबिलिटी आता है, और व्यक्ति ज्योतिष हो गया, मेडिटेशन हो गया, या दूसरे ऑकल्ट में हो गया, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा जाता है अगर केतु दशम भाव में हो। तो केतु दशम भाव में इस तरीके से रिजल्ट देता है कि अगर आप कर्म ना करें, आप क्रियमण कर्म क्रिएट ना करें, इसलिए केतु मोक्ष का कारक है। अगर आप ये देखेंगे कि चंद्रमा दशम भाव में है, आप देखिए उस व्यक्ति के, आपने कहा फिक्कल माइंडेड होता है, 10th हाउस, वो बड़ा इमोशनल सेंसिटिव होता है, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी वहां पे दिखती है, वो बड़ा इमोशनली कनेक्ट होता है अपने काम से,
काम करने वालों से, और इमोशनल सेंसिटिव होकर कुछ भी कार्य आप उससे करवा सकते हैं। चंद्रमा अगर दशम भाव में हो तो इसलिए उसका मूड चेंजेस होता है, फ्लक्चुएशन होते हैं, और उसके करियर में बदलाव आते हैं, या वो ट्रैवल में रहता है अपने काम में, है ना। मतलब वो बार बार बदलता रहता है, या यात्राएं उसकी होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा उसके दशम भाव में आ गया। और बाकी के प्लैनेट्स आप लोग डिस्कस करिए, जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, तो फिर मैं और प्लैनेट ऐड करता हूँ। राहु का जितना बात करी जाए उतनी कम हो जाती है, क्योंकि राहु हमेशा ही 10वें दुनिया बढ़ता बस में। यस जी। बढ़ते रहना चाहिए ना। राहु 10वें भाव भ्रम पैदा कर देते हैं अपने काम से। एग्जैक्टली। ऐसा काम करना है कि भ्रम पैदा हो जाए लोगों में। हम्म। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि काम करने का तरीका है ना। तो ऐसे लोग ऑफिस भी काम में करने से उनके काम से ही भ्रम पैदा होता रहता है, और मैनिपुलेशन भी बहुत हो जाता हम्म। है। वो लेकिन बहुत ही चतुर, काम करने में एक नंबर के मतलब अपना काम निकाल लेना, बिल्कुल। राहु दशम वाला चतुर आप। होते हाँ, राहु हैं। दशम वाला। इस क्यों कहते हैं, इसको सोचना चाहिए कि राहु 10 में दुनिया वज में क्यों। क्योंकि राहु का प्रभाव सेकंड हाउस कर्म वाणी पे भी आ गया, कर्म पे भी आ गया, और मैंने कहा 10th हाउस आपका रियल आइडेंटिटी है। तो वो बहुत तेज दिमाग होता है, बिकॉज बिकॉज राहु के पास जो है ना, सिर्फ दिमाग, चीजें पकड़ लेता है, और वो चालाक प्रवृत्ति आ जाती है, और मतलब ब्रिलियंट होता है। मैं तो कहता हूँ राहु दशम में होना चाहिए, ब्रिलियंट होता है इस आदमी। वो क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, वो ऐसा क्रिएशन करता है जो सबको रियल लगता है। तो अपने काम में कुछ ऐसा करना जो रियल लगे दूसरों को, और इजी वे में चीजें करना जीवन में, अपने करियर में बदलाव जरूर करता है। एक हार्ड कोर वर्कर से वो एक बहुत उस लेवल पे आएगा जहाँ पे वो बैठ के करता है, बहुत इजीली कमाता है, और वो सब बातें वो बोलने में बहुत अच्छे देखे मैंने राहुल 10th वाले की, बहुत अच्छा बोलते हैं। और डिट्टो अपनी पहचान अपनी हाइड करके रखते हैं, बहुत मासूम और बहुत शख्सियत होती है कई बार, बड़े प्यारे दिखते हैं। क्योंकि चालाक व्यक्ति क्या करता है, हमेशा अपनी आइडेंटिटी, राहुल लगन वाला भी ऐसे ही करता है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। राहुल 10th में भी, क्योंकि लगन और 10th आपस में कनेक्टेड है। आपको लगेगा बड़ा शरीफ लड़का, लोग आप देखेंगे उसकी कुंडली, राहुल 10th हाउस में बैठा है, लोग कह रहे हैं अरे बड़ा शरीफ बच्चा है ये, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ लड़का है, बहुत वो है। लेकिन उनको मालूम नहीं एक्चुअली, वो तो ज्योतिषी को मालूम है ना। लेकिन राहु 10th हाउस में बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में होना चाहिए। आपको अगर जो राहु, सक्सीड करना है लाइफ में। एग्जैक्टली exactly, आप देखें, बिल्कुल राहु तो ठीक है, लेकिन हाँ, राहु कारक है आपका, फॉरेन का कारक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फॉरेन में काम करना, फॉरेन लोगों से जुड़ना, आउट ऑफ द वे काम करना, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठता है ना, वहां पे क्योंकि रेट्रोग्रेड होता है, तो आउट ऑफ द वे कुछ काम करेगा सडनली। अरे आपकी फैमिली में कोई ये कह लीजिए कि जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मेरा राहु 10th हाउस में है, आपके परिवार में कोई पंडित नहीं है, लेकिन आप ज्योतिषी बन के बैठे हुए हैं, और पंडित आपके पास आ रहे हैं। राहु मतलब कुछ आउट ऑफ द वे काम करते हैं लोग, कम्युनिटी से बाहर, जो कभी कम्युनिटी ने किया नहीं, क्योंकि राहु का और नेचर। हिम्मत रखते हैं, कुछ अलग राह पे चलने की भी इनके अंदर बहुत हिम्मत होती है। हम्म। कि अगर ये सोसाइटी सारे एक तरफ जा रही है तो ये उसके विपरीत चाल चलने की पूरी ताकत रखते हैं और पूरी शिद्दत से काम करते हैं। और इनके काम करने में भी लोगों को भ्रम बना रहता है कि करते क्या है। एग्जैक्टली। तुम्हें है ना, तो करते बिल्कुल। क्या है, तो एक एक्चुअली एक भ्रम राहु क्या है ना, पैदा रहता राहु क्या करता है दशम भाव में, आपको इजी कर्म का बड़ा वो डालेगा, बहुत किसी ऐसे काम में डालेगा आपका, फिर वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान परेशान करता है, लेकिन आपको, क्योंकि आप अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं बाद में, और सरवाइव करना चाहते हैं, और फिर आप साम दाम भेद सब अपनाते हैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का, और आपसे यहीं पे राहु पाप करवा देता है। तो राहु पाप का है। विकार है कि, तो आपको बचना चाहिए राहु 10th वालों को। आपके आपके बच्चों के छठे भाव में कुछ ना कुछ राहु का कुछ पाप आएगा जरूर। तो ये राहु दशम भाव को लेकर के था। अब पीयूष जी बताएंगे अगले प्लैनेट्स के बारे में, फिर हम चर्चा करते। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राहु 10th हाउस में आपको भ्रम नहीं देता है, इतना भ्रम देता है कि आप कह रहे हैं ज्योतिषी देख पाता है, ज्योतिषी भी भ्रमित हो जाते हैं। हम्म। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जुपिटर राहु 10th हाउस राहु वाले एस्ट्रोलॉजर तक भ्रमित हो जाते हैं उनको देख के। मतलब इतने भोले भाले होंगे, मतलब वो एक सॉन्ग नहीं पुराना कि मासूम चेहरा निगाहें परे भी, वो वाला एग्जैक्ट। हाल होता है इनका। कि बिल्कुल। आप देखिए, सैटर्न राहु दोनों स्लो मूविंग प्लेनेट है। हम्म। अगर 10th हाउस में बैठ जाए ना, तो मैंने जैसा कहा था कि इंसान के काम करने का तरीका बताते हैं, तो ये इंसान बहुत स्लो काम करते हैं।
तो कभी भी आपको ऐसे लोगों के लिए भाई, आप उनके काम करने के तरीके जैसे होंगे वैसा ही काम आप उसे दे सकते हैं। तो ये लोग 9 to 5 जॉब के लिए बेस्ट होते हैं। आप इन्हें सोचिए कि कोई जल्दी करने वाला काम दे दे, नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे काम करेंगे, टाइम लेंगे, बट एक अच्छी बात ये होती है कि इनको वो काम दीजिए कि धीरे धीरे करेंगे जरूर, पर जब खत्म करेंगे तो पूरा डेप्थ में जाके काम करते हैं, एक एक माइन्यूट डिटेल्स पता होती है। सैटर्न और राहु जितने वायु तत्व के प्लेनेट। और एक प्रॉब्लम क्या होता है, सैटर्न राहु जो आपने कहा ना, ट्रू इमेज बताता है कि 10th हाउस में अगर वायु तत्व वाले प्लेनेट हैं सैटर्न और राहु, तो इंसान बहुत रिजिड और जिद्दी होता है। आप उसको कुछ भी समझाएं, वो अपने काम करने का तरीका बदलेगा ही नहीं। कुछ भी कह लें उसको, जैसे करना वही करेगा, फाइनली आपके समझाने का कोई मतलब नहीं। स्पेशली जब राहु 10th हाउस में ना, तो ये पाप कैसे करते हैं देखिए, कि धोखा, ये बाद में जो करते हैं गलत काम या जो भी है वो अलग बात है, लेकिन 10th हाउस राहु हो, सैटर्न राहु हो, तो क्या कहता है, इंसान कैरियर जब शुरू करेगा ना, तो उसका ये थॉट रहता है हमको अपने काम से मतलब है, क्या करना, दुनिया कुछ भी करे। लेकिन जैसे ही आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में ना, दो चार इनके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि लोग ही इनके साथ धोखा कर लेते हैं। तो जब वो एक होता नहीं है कि जब आदमी 4 5 बार आप इंसल्ट कर दीजिए तो आदमी बेशरम हो जाता है कि आप कुछ भी कहें अब तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 4 5 बार इनके साथ धोखा हो जाता है तो फिर ये खुद ही डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कि अब दुनिया, आप क्योंकि रियलिटी तो इनकी कुछ और है। दुनिया इनको समझती है कि हम इनको चीट कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि जब ये ट्रू सेंस में आएंगे तो पूरी दुनिया को नचा देंगे। तो हम्म। 2 4 बार इनको चीट करते हैं लोग, ये तो बेचारे सीधे साधे रहते हैं, फिर ये कहते हैं अब मैं दिखाता हूँ। फिर जब ये दिखाने पे आते हैं ना, तो फिर ये पूरी दुनिया को नचाते हैं। बट क्या होता है कि हम लिमिट भूल जाते हैं, राहु क्या है, बाउंड्री तोड़ देता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि डिप्लोमेसी होना अच्छी बात है कि कोई आपको ना चीट कर पाए। पर इतने ज्यादा मतलब आप चालाक मत हो जाइए कि हर किसी को चीट करते रहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि ज्यादा आप ओवर ज्यादा क्लेवर होंगे तो आपका हाल राहु जैसा होगा। राहु ने क्या किया था, धोखे से अमृत पान कर लिया, बाद में गर्दन खुद की कट गई, कोई बिल्कुल। मतलब तो निकला नहीं। तो हम्म। 10th हाउस राहु के यही कर्म होते हैं कि आपको दुनिया ना चीट करे, इतनी चालाकी आप जरूर रखिए, बट आप अपनी लिमिट ध्यान रखिए। क्योंकि बिल्कुल। राहु के पास मुंह है, खाना जानता है, डाइजेस्ट करना नहीं जानता। बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, सूत्र राहु 10th हाउस में होता है ना, तो अक्सर होते तो मेटेलिस्टिक हैं, लेकिन बीच बीच में ये लोग स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। तभी तो कहते हैं 10th हाउस राहु हो, सूर्य हो, तो गंगा स्नान करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस हाउस में राहु होता है ना, 10th हाउस आपके कर्मों का है, तो 10th हाउस में राहु है, तो इनके कर्मों में होते तो मेटेलिस्टिक है कर्मों से, बट बीच बीच में स्पिरिचुअलिटी का कीड़ा आता रहेगा। और उसकी वजह से ये समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं, जैसा आपने कहा ना, भ्रमित, कि स्पिरिचुअल बनते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर पूरे मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आएगा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु के सामने हमेशा केतु होता है। तो 7th हाउस डिजायर है। दूसरी बात आप समझिए कि डिजायर ही आपके लिए मारक होती है, क्योंकि 7th हाउस मारक भी है। और हमेशा किसी ग्रह से बैठे हुए 7वें भाव में बैठे ग्रह जो होते हैं तात्कालिक शत्रु होते हैं। तो राहु के लिए केतु एक तरह से तात्कालिक शत्रु है, कि आप इसीलिए तो इंसान राहु केतु एक्सिस में भागता रहता है, कभी राहु की तरफ जाएगा, कभी केतु की तरफ जाएगा, कभी राहु की तरफ, कभी केतु की तरफ। तो इनको बीच बीच में कीड़ा लगता रहेगा, स्पिरिचुअलिटी भी करेंगे। आप अक्सर देखिए 10th हाउस राहु वाले चालाक हों, कुछ भी करें, बट स्पिरिचुअल काम खूब करते बिल्कुल चालाक क्या है कि आप ये देखें कि राहु दशम वाला व्यक्ति चीटिंग का सेंस यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना, आज नहीं करूंगा, हफ्ते भर काम नहीं करा, लेकिन सडनली फिर एट द एंड ऑफ वीक काम करेगा और खत्म कर देगा। राहु इस तरीके से होता है कई बार, वहां पे इस तरीके से अपने काम से मन हैं। चुराना, उसमें इंटरेस्ट ना होकर किसी दूसरे काम में इंटरेस्ट दिखाना, ये राहु दशम भाव के साथ हो सकता है। हालांकि एक राहु दशम भाव बहुत सारी जगह पे राजयोग कारक कहा गया है, दशम भाव राहु 10 में दुनिया बस में, इसीलिए है वो, और होना भी चाहिए। तो बाकी दूसरे प्लैनेट के बारे में डिस्कस करें कि एक एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये पूरी राहु की 10वें की परिभाषा एकदम बदल जाती है अगर 11वें घर में आरूढ़ हो जाए तो। अच्छा। हम लोगों को एक आध एक्सेप्शन ध्यान में रखने चाहिए राहु के, जिसमें से कि एक बड़ा एक्सेप्शन है, अगर 11वें घर में आरूढ़ है और राहु 10वें में है, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हॉरोस्कोप है, स्पिरिचुअलिटी का एपिटोम, गजब का हॉरोस्कोप। हम्म। तो ये वन ऑफ द फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे लीड करने का। तो एक एक मैंने अचानक दिमाग में याद आ गया कि ये एक एक्सेप्शन कवर हम लोगों को कर लेना चाहिए। या चौथे घर में अगर आरूढ़ किसी तरीके से है, तो ये दोनों हम्म। बातों में हम लोगों को इस एक्सेप्शन का ध्यान देना चाहिए कि राहु बहुत स्पिरिचुअल टेंडेंसीज पैदा कर देता है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, जुपिटर अगर दशम भाव में हो तो
हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति देखिए कहीं ना कहीं दूसरों को काउंसलिंग, टीचिंग और गाइडेंस देना नेचुरली इनके नेचर में आता है। मतलब किसी से काम करवाएंगे तो उनके नेचर में आएगा कि वो इस तरीके से काम करवाते हैं कि देखो ऐसे करना होता है, देखो इस तरीके से। तो आपने कहा ना कि भाई आप काम करने का तरीका या काम करवाने का तरीका, और जुपिटर दशम भाव में कहीं ना कहीं आपके द्वितीय और छठे भाव को देखता है तो एक चेक रखता है, मतलब आपके कर्मों पे चेक रखता है कि आपके पास जो वेल्थ आ रहा है वो हमेशा अच्छा वेल्थ है, वो हमेशा एक अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से आए। इसीलिए जुपिटर दशम वाला सफर करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहता है, परफेक्शनिस्ट होना चाहता है अपने काम में, तो कहीं ना कहीं उसको अपने वर्क प्लेस में दिक्कत आती है। और वो अपने मॉरल वैल्यूज को डिग्रेड नहीं करना चाहता है अपने काम में। जुपिटर इसका दशम भाव में है, तो जुपिटर दशम भाव में अम्ला कीर्ति योग बनाता है एज पर वैदिक। अपने अच्छे कर्मों की वजह से उसको जाना जाता है। और जुपिटर दशम वाला ये देखिए कि लेकिन वो क्या है कि कर्म से बना है, तो कहीं ना कहीं उसको इसी वजह से उसके करियर में दिक्कत आती है, उसको परेशानी होती है। ये जुपिटर दशम भाव को लेकर के। अब आप अगर ऐड करना चाहते हैं सूर्य दशम भाव, मंगल दशम भाव, तो आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं और खत्म करते हैं। जी तो हाँ। जी, ये जुपिटर का बस एक एक और चिन्ह मैं बता दूं, जो बड़ा कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही घर से निकले, कोई मंदिर पड़ा, तत्काल प्रणाम के काम करने निकले। हम्म। कुछ ना कुछ उनको टोटके करने की आदत है कि काम पे निकले और इस तरीके से चलते हैं। हम्म। बहरहाल, तो सूर्य और मंगल का मैं एक जॉइंट कॉम्बिनेशन बता देना चाहता हूँ, शायद पहले भी शेयर किया था। लेकिन 10वें भाव में अगर सूर्य और मंगल इकट्ठे हैं तो बहुत ही फैंटास्टिक योग है ज्योतिषी बनने का। स्पेशली वैसे ये चंद्र से अगर 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत ही फैंटास्टिक ज्योतिष बनाते हैं। रीजन भी उसका ये है कि सूर्य रोशनी और मंगल वो गर्मी, तो दोनों चीज को अगर आप मिला दीजिए तो एक शानदार सी ज्योति बन रही है। डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दिया था कि 10वां घर विजन का भी घर है। जी। तो बहुत अच्छे विजनरी सूर्य, इसीलिए दिग्बल प्राप्त है सूर्य और मंगल को, क्योंकि बहुत ही अच्छे विजनरी होते हैं ऐसे लोग। तो उसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये भी आता है। लेकिन इसको ये भी जोड़ा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर पैदा करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास भी विजन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये मेरी तरफ से एक सूर्य और मंगल का जॉइंट कॉम्बिनेशन। बाकी डॉक्टर देखिए, साहब। जैसे अभी आपने कहा सन और मार्स को लेके और जुपिटर को लेके, तो किसी भी ग्रह को समझने के लिए उसके 24 तत्व होते हैं, रूप रस गंध, तब आप पूरा डिटेल में समझ पाएंगे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हर ग्रह के 24 एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जुपिटर की अगर हम बात करें ना, जुपिटर 10th हाउस वालों का एक खास बात ये भी होता है कि जुपिटर आपका फ्रूट्स है, पे चेक। अगर किसी का जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो काम बहुत करेगा पर उतना जो है सैलरी या उतना पैसा नहीं मिलता। अक्सर आप देखेंगे जुपिटर 10th हाउस में हो ना, तो जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंसान काम करता है, जिसके साथ काम करता है, उसको बेनिफिट होता है। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरा ना हो रहा हो, लॉस में जा रहा है, आप जुपिटर 10th हाउस वाले को उस प्रोजेक्ट में लगा दीजिए। वो प्रोजेक्ट या तो खत्म हो जाएगा टाइमली, और या तो उसमें से प्रॉफिट आने लगेगा। क्योंकि जुपिटर है गुरु, ब्लेसिंग है जिस हाउस में। बट वो ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है, गुरु का ब्लेसिंग हमेशा दूसरे के लिए होता है। हम्म। तो जुपिटर दूसरे, 10th हाउस वालों का एक खास बात होता है। इनको काम पे रखिए, इनका दूसरों का काम बना बिल्कुल। रहे। तो ये जुपिटर 10th हाउस वाले होते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका फ्रूट है, रिजल्ट है। अब सन और मार्स का सर ने बताया, अभी हम मून और वीनस की बात कर लेते हैं, जल तत्व। हम्म। देखिए, जल तत्व के प्लेनेट 10th हाउस में अच्छे नहीं माने गए। रीजन क्या है? क्योंकि 10th हाउस में मून और वीनस चले जाएं तो दिक शून्य हो जाते हैं, तो दिग्बली होते हैं 4th हाउस में। और मून और वीनस कंफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4th हाउस कंफर्ट का है। तो जब 10th हाउस में जाते हैं तो इंसान काम पे जाना ही नहीं चाहता। कंफर्ट चाहते और हैं। इन लोगों की एक खास बात और होती है, अगर ये चले भी जाए ना ऑफिस में, तो अक्सर ये रोना रोएंगे अक्सर कि ऑफिस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, इनको लगता है बहुत आरामदायक होना चाहिए, तभी ये काम कर पाएंगे। और कई बार तो ये लोग जॉब करते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि ऑफिस में कोई रेस्टिंग रूम होता तो कितना अच्छा रहता, थोड़ी देर रेस्ट भी करने को मिल जाता। अगर ये पर्सनल कोई काम करते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप इनका ऑफिस देखेंगे घर से भी ज्यादा सुंदर, एसी वेसी लगा होगा, सब होगा। क्यों? क्योंकि ये काम पे जाना ही नहीं चाहते, वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट है, आराम चाहिए। जल तत्व है। बिल्कुल, 4th हाउस कंफर्ट। स्कूल है, विद्या का। ये स्कूल से निकल के ऑफिस नहीं जाना। अब कभी भी देखेंगे मून वीनस है तो उनका ये हैबिट होगा। कॉर्पोरेट के काम के लिए बेस्ट है, लेकिन तब जब मून और वीनस दोनों साथ में ही हो 10th हाउस में, तब कॉर्पोरेट जॉब के लिए बेस्ट है। बट अदरवाइज मून वीनस 10th हाउस में अच्छे नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर पाता इंसान। हम्म। कंफर्ट चाहता है एक्चुअली, बिल्कुल। या ऐसे कामों में सक्सेसफुल होता है जो लग्जरियस काम हो, महिलाओं से जुड़े कार्य हो। और अब ऐसे लोग वुमन से घिरे रहते हैं, मतलब वीनस रिलेटेड एनर्जी इनके आसपास रहती है जहां भी ये काम करते हैं, फाइनेंस हो ये गया।
गाड़ी हो गया या वुमन से जुड़े कुछ काम हो, इस तरीके से शुक्र दशम भाव में एक अच्छा डॉक्टर भी बनाता है, क्योंकि मेडिसिन का कारक है शुक्र। जी। तो एक हीलर भी होते हैं ऐसे लोग, भृगु ज्योतिष या भृगु नाड़ी या ये सब सीखते हैं। तो शुक्र दशम भाव में इस तरीके से एक्ट करता है। और जी। एक खास बात ये भी होती है ना मून वीनस वालों की, कि जो है हीलिंग या वो ट्रैवल का काम या इस तरह काम दीजिए जहां उन्हें पूरा मजा आए, एंटरटेनमेंट घूमने फिरने को मिले तो काम कर लेंगे। बिल्कुल। मरकरी दशम भाव में बात करें तो अपूर्व पाठक जी अगर प्रेजेंट है। चलिए मैं मरकरी करता हूँ, बताइए। बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो पर्सनली मैं थोड़ा सा भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि थोड़ा सा भी मरकरी है तो अफ्लिक्शन बड़ा जरूर चेक करना जरूरी है। 10th हाउस में रह करके अगर अफ्लिक्टेड है, काम के प्रति सीरियस ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एकदम नॉन सीरियस एटीट्यूड पैदा कर देता है काम के प्रति। ठीक है, बाकी अच्छी डिग्निटी में बैठा हो, डिग्निफाइड हो, तो टीचिंग का प्रोफेशन देता है। मैं जुपिटर से कभी टीचिंग का प्रोफेशन नहीं लेता, मैं हमेशा मरकरी से टीचिंग का प्रोफेशन लेता हूँ। तो मरकरी का एसोसिएशन 10वें घर से टीचिंग का प्रोफेशन देता है। जरा भी अफ्लिक्टेड होने पर बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड काम के प्रति देता है। तो हम्म। ये मरकरी की दो बड़ी खास चिन्ह है वहां पर। देखिए मरकरी। मैं इसमें एक ऐड कर दूं, जैसा आप कह रहे थे अभी, आपने खुद ही कहा था कि पृथ्वी तत्व तो अच्छा नहीं होता। तो बेसिकली 10th हाउस में पृथ्वी तत्व और जल तत्व तो अच्छे नहीं होते हैं। जी। आप मरकरी वालों का एक कॉमन ट्रेट आप देखेंगे, वो ऑफिस में इसलिए जरूरी होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, ये तो उनका एक अच्छा क्वालिटी है। बट हम्म। ये लंबा काम नहीं कर सकते। आप वो लोग देखते हैं ऑफिस में जो 2 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती चाहिए, लंच के बाद बस मिलेंगे नहीं जॉवियल आपको। नेचर, हाँ हाँ, बिल्कुल। बात करके सबको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। बस लंच के बाद आपको जो लेट आने वाले होते हैं ना, या नहीं काम करने वाले होते हैं, वो मरकरी 10th हाउस वाले। और इनका एक खास बात होता है, मरकरी राजसी ग्रह तो बस ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। महीने के एंड में सैलरी मिलेगी तो मैं सेल फोन खरीदूंगा, मैं मोबाइल खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, वो वाले डायरेक्ट मतलब रिजल्ट पे फोकस होता है, कर्म पे कम। आप अक्सर बिल्कुल। देखेंगे जो लोग बताते हैं इस महीने सैलरी मिलेगी तो मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, काम नहीं कर रहे हैं अपना। इसलिए मरकरी 10th हाउस में बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं। इनका रिक्वायरमेंट ये है कि ऑफिस के वो लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग, कोई नहीं आया तो उसका भी काम कर लिया, ये वाला भी डेस्क पे काम कर लिया, वो भी कर लिया, हर काम कर लेते हैं, ये अच्छा क्वालिटी है। और बाकी नुक्ताचीनी करने की हैबिट, डाउट पिकिंग नेचर, हाँ और ऑडिट काइंड ऑफ थिंग्स में ये बहुत अच्छे होते हैं, एनालिटिकल और वो सारी चीजें। और अपने कर्म की वजह से ये थोड़ा ऐसे लगता है जैसे अपनी एज से कम है, अपनी एज से कम है और अपनी आयु से कम दिखने, और उनकी उनके कर्म इस तरीके के होते हैं कि अपने आयु अपने से बिल्कुल कम बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होना या उनके साथ ज्यादा घुलना मिलना, मर्करी 10th हाउस वाले ये ज्यादा रहते हैं। तो चलिए, आई थिंक बिल्कुल। हमने सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं। शनि तो मेरे ख्याल से बच रहे हैं क्या? नहीं, हो गया आज। है। आप कुछ देना चाहें तो भले दे सकते हैं, हम लोग भी सुन शनि लेंगे। का बस एक एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, किसी के भी 10th हाउस में शनि हो तो ऐसा काम चुने जहां पे ट्रैवल काफी हो। अच्छा। हम्म। एक जगह स्थिर रह करके काम, या काम में ट्रैवल हो, या उनको इस तरीके का कुछ माहौल मिलता रहे कि वो महीने में 2 बार ट्रैवल करते रहे। अजीब सी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये शनि 10वें वाले लोग इससे ताल्लुक जरूर रखेंगे कि उनको ट्रैवल करना नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो आपने कहा वो सही भी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। शनि है डिजीज और लेजीनेस का कारण। तो 10th हाउस आपका भाव है, तो इनको हमेशा शनि 10th हाउस वाले क्या चाहते हैं, वो काम मिले जिसमें थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो। आप देखेंगे शनि 10th हाउस वालों को आप कह दीजिए कि भाई तुमको सैलरी मिलती रहेगी, काम हो चाहे ना हो, ये करना ही नहीं चाहेंगे। ये हमेशा कहेंगे फिजिकली एक्टिव होके काम हो तब तो मैं पैसा लूंगा, खाली पैसे के लिए बैठने के लिए पैसा मिले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि डिजीज का कारक है, तो ये चाहते हैं मेरा हेल्थ अच्छा रहे, फिजिकली एक्टिव रहूं, वो वाला काम चाहते हैं, इसीलिए ट्रैवल है ये सब इनको पसंद आएगा। हम्म। बैठ के पैसा लेना कभी इनको पसंद नहीं। बिल्कुल। और सैटर्न 10th वालों के लिए एक होता है कि स्लो एंड स्टेडीली आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो पेशेंस जरूर रखें। क्योंकि सैटर्न है बहुत स्लो स्लो चीजें करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देता है अपने काम में। अगर सैटर्न अच्छी तरीके से बैठा हो तो सही है, वरना कॉमन लोगों की सेवा करना, जनमानस की सेवा करना शनि 10th वाला करवाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अफ्लिक्टेड हो, राहु वाहु के साथ हो, मार्स के साथ हो, खराब योग में बैठा हो, तो बड़े बड़े पाप आपसे करवाता है अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि आपका शनि कारक भी है कर्म का, और 10th हाउस भी कर्म का कारक है, क्रियमण कर्म का है। तो वो क्रियमण कर्म ही कहीं अफ्लिक्टेड हो गए तो कहीं दिक्कत है, मतलब वो काम नहीं करना चाहता, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजी है, टालता है चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, या अपना कुछ और कर्मों में लीन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है हमारे फ्यूचर में, यानी कि अगले जन्म में, या ये कह लीजिए कि हमारे संतान के लिए भी वो खराब है।
चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का एक सेशन। जनरल डिस्कशन था, नो डाउट, देर इज कोई हार्ड कोर टेक्निक्स नहीं है, सिंपल और सरल और सोबर है, जैसा लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा डालें तो लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि कैलकुलेशन रहता है उसमें। और कोई आज की डेट में इजी वे में चाहता है, कोई सीखना नहीं चाहता कि ऐसा क्यों हुआ। तो आई होप, चलिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत जनरलाइज चीज़ें थी। हमें भी मालूम है कि 10th लॉर्ड देखा जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि 10th हाउस में ऐसा थोड़ी होगा, एक ग्रह से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट हर किसी को एक एक्साइटमेंट होता है, तो उसके लिए वीडियो बनाया जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सूत्र से सूत्र जुड़ते हैं तो माला बनती है। कुछ यहाँ पे चीजें हो सकती मैच हो, कुछ चीजें ना हो, दैट इज तो अनदर। जैसे वही है ना कि एक राइडर, टेंथ में आप डिस्कस किया, इतना सारा डिस्कस किया, फिर एक राइडर बता दिया कि ये हम्म। राइडर होगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ राइडर्स भी हमेशा हर चीजों में रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से, लेते हैं अलविदा, प्रणाम।